नमस्ते सभी को। आज बायोचार एजुकेशन चैनल की ओर से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं डॉक्टर प्रवीण जगडाले जी को। नमस्ते सर। नमस्ते सर। प्रवीण जी अभी हैम्बर्ग जर्मनी में रहते हैं और वो बायोचार पे बहुत कुछ काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं से आपने क्या क्या पढ़ा है और अपने जिंदगी में क्यों आपने ये बायोचार के बारे में सोचा है और आज आपने कंपनी भी चालू की है, उसके नाम भूमि है और ये इंडियन पार्टनरशिप के साथ, और उसके बारे में भी दो तीन शब्द बोलिए। नमस्ते सही सर, आप यहाँ पे बुलाने के लिए पॉडकास्ट में और आपका धन्यवाद कि मुझे लोगों से मिलने का आपके थ्रू एक माध्यम मिला है। मैं डॉक्टर प्रवीण जगदाले, मैं हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित हूँ और यहाँ पे मैं एक कंपनी में एज ए सीनियर R&D मैनेजर काम कर रहा हूँ। वो बायोचार रिलेटेड कंपनी है जो कोकोआ शेल से बायोचार बनाती है और उसका अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग करती है। मेरा प्रवास बायोचार का चालू हुआ 2004 में, जब मैंने मेरा PhD का सब्जेक्ट चालू किया था। वो बायोचार से नहीं था, लेकिन वो था वेस्ट प्लास्टिक टू कार्बन नैनोट्यूब का कन्वर्शन था। मैं और मेरे जो गुरुजी थे उनको ये मंजूर था कि रिसाइकल ऐसे होने से अच्छा है कि कन्वर्जन होना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब चीजें जाती है तो अपना गुणधर्म चेंज करती है और उसके हिसाब से उसकी कुछ क्वालिटीज होती है जो हमको एक्सप्लोर करने को मिलती है, और जो नेचर में एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन होता है उसके वजह से वो कम हो जाता है। क्योंकि रिसाइकल करेंगे तो एक वही फॉर्म रहता है, लेकिन उसका फॉर्म नहीं चेंज होता है और उसका जो प्रॉब्लम्स है नेचर में वो सेम ही रहते हैं। उसके अगेंस्ट हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है और उसका एक नया चीज बनता है जो हम लोग नेचर में या तो नेचर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। साई सर ने सही कहा कि मैंने भूमि नाम का एक कंपनी फॉर्म किया है। उसका नाम है भारत हरित ऊर्जा मैनेजमेंट एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरा उद्देश्य भारत में ये जो वेस्टर्न नॉलेज है, जो बायोचार रहे, वेस्ट रिसाइकलिंग रहे, वेस्ट कन्वर्जन रहे, वेस्ट रिफॉर्म रहे, ये सार फिर भारत के लिए वापस लाना है और भारत में जो अपने पास ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन नॉलेज है वो दुनिया को बताना है। साई सर ने जब कहा कि बायोचार में आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो 2004 के बाद जब मैंने इस चीज़ों को सोचा, जब 2008 में मैं इटली में आया और मैंने यहाँ पे देखा कि लोग अभी तक इस चीज़ों से ज़्यादा परिचित नहीं है, तो लोगों को ये परिचय करने के लिए, और मेरा पिछला बैकग्राउंड जो भारत में था उस चीज़ों को कंबाइन करके मैंने बायोचार या तो बायोमास ये मेरा क्षेत्र रखा, जिसमें कार्बन प्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन जो अलग अलग क्षेत्रों में जाता है, तो इसलिए, और मेरा पर्सनली मेरा बैकग्राउंड एक खेती परिवार से, खेती परिवार से है जो फार्मिंग करता था। मेरे बहुत सारे जनरेशन, तो मुझे उससे भी ज्यादा लगाव है। तो जितना भी नॉलेज हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो खेती करते हुए यूज किया था, शायद मुझे लगता है कि वही नॉलेज को हम लोग वापस अपने नए जनरेशन में वापस लेके, तो मैं उसका एक मीडियम बनना चाहता था। जितना नॉलेज मेरे पास है, जितना मैं परदेश से नॉलेज ला रहा हूँ, वो कैसे भूमि में स्थापित करूँ और एक ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए काम। अभी भारत देश में हम देखें तो ट्रेडिशनली भी बायोमास का बहुत महत्व है, क्योंकि इधर कोई भी बायोमास को वेस्ट नहीं मानते, उसका कुछ ना कुछ उपयोग करते थे। जैसा अपना खेती में खाद बनाओ या उससे एक झोपड़ी बनाओ, उसका छत बनाओ, या फेंसिंग के लिए यूज करो, या लकड़ी चूल्हे के लिए यूज करो। तो ऐसा हर कोई व्यक्ति, स्पेशली किसान, पहले जमाने में बहुत यूज करते थे। अभी आप इंडिया फोकस्ड बायोचार के लिए सोच रहे हैं, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अभी चैलेंजेस है, स्टबल बर्निंग बोल के एक बहुत बड़ा इश्यू है। और जो सिचुएशन है, इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि भारत देश में अभी आप जो एक रेवोल्यूशन में भागीदार होना चाह रहे हैं, वो है ब्लैक रेवोल्यूशन या बायोचार रेवोल्यूशन,
तो उसमें कितना एडवांटेज होगा अपने फार्मर्स के लिए, अपना खेती के लिए, अपना किसानों के लिए, या अपना पर्यावरण, या यहाँ का जो क्लाइमेट चेंज है उसका मिटिगेशन के लिए। आप इसके ऊपर कुछ टिप्पणी कीजिए। सही सर, आपने सही चीजों पे क्वेश्चन सही पूछा और सही फोकस किया। जैसे कि अभी हमारा जमीन, हवा और पानी तीनों दूषित हो रहा है बिकॉज हमारा खुद का एक्टिविटी से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। जैसे आपने स्टबन बर्निंग का कहा, जैसे पंजाब में बहुत सारा इश्यूज है, एयर पोल्यूशन है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन है। लोग मैंने वो पोल्यूशन की वजह से लोगों को तकलीफ हो रहा है, हवा प्रदूषण होने के कारण। अब स्टबल बर्निंग का जो अपना ट्रेडिशन है, स्टबल बर्निंग नहीं लेकिन एक लकड़ी या तो एक बायोमास जलाने का अपना ट्रेडिशन है, वो पुराने जमाने से चला आ रहा है। हम लोग उसमें से एनर्जी निकाल रहे हैं और एनर्जी यूज कर रहे हैं दूसरा फॉर्म में, वो पानी गर्म करने के लिए हो या कुछ गर्मी पैदा करने के लिए हो, किसी भी चीज में। लेकिन हमें एक चीज समझना चाहिए कि बायोमास में अपना खुद का एनर्जी है। अब हम या तो साई सर, हम जितना भी सोच रहे हैं चीजों को, तो वो ये एनर्जी को बायोमास से निकाल के एक सस्टेनेबल वे में कैसे यूज कर सकते हैं वो एनर्जी को, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके वजह से क्या होगा, एक अलग तरीके से उसको प्रोसेस करेंगे। जैसे आज का किसान उसको जलाता है, उसके वजह से उनका खेती में उनका मिनरल्स, उनका जमीन को तपाना कहते हैं, तो हीटिंग द सॉइल फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, मैंने उसको प्रिपरेशन के लिए वो कहते हैं। लेकिन क्या वो सही में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है? तो अलग तरीके से अगर हम लोग उसको ट्रीट करेंगे तो उसके वजह से दो चीजें हो सकती है। हमको उससे ज्यादा एनर्जी मिल सकता है और वो ज्यादा एनर्जी इको फ्रेंडली होगा, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, जो हवा को दूषित नहीं करेगा। उससे जो बायोमास से बायोचार बनेगा, उसके वजह से हम लोग वाटर फिल्टर, जो भी कुछ चीजें हैं, जो वाटर रिसोर्सेस को भी रिस्टोर कर सकते हैं। और सबसे महत्व की बात है, जिसके लिए वो स्टबन जलाया जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट, ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से, या तो फिर उसको खेतों में वापस लाने के लिए उनका एक अलग तरीका है। ये सब चीजों को हम लोग अगर चैनलाइज करेंगे ये प्रोसेस की तरह से, जो कार्बन बनता है बायोमास से, उसके वजह से हम लोग जमीन की गुणवत्ता भी सुधार सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सपना है, या तो लेस फॉरेन केमिकल डाल के हम लोग जो आज खेती कर रहे हैं, और उसके वजह से हमारे जो खुद का ह्यूमन हेल्थ पे जो इम्पैक्ट हो रहा है वो कम होके हम तीनों चीजों में, मैंने हवा, पानी और जमीन, इसको सुधार के अपना खुद का भी शारीरिक स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। तो इसका बहुत महत्व है। और जैसे साई सर ने सही पॉइंट आउट किया कि हमारे भारत में विविधता है, कश्मीर से लेके केरला तक और कच्छ से लेके आसाम, मेघालय, उस तक इतनी विविधता है हमारी, इतनी बायोडाइवर्सिटी है। उसके वजह से हमारा हर एक का बायोचार, जो रीजनल बायोचार है, उसको रीजनल तरीके से भी यूज करेंगे तो भी अपना खेती, अपना जमीन, हवा, पानी शुद्ध रह सकता है। अभी अगर देखे तो फिलहाल इसका जो फोकस है बायोचार का इंडिया में अलग अलग है। अभी नॉर्थ इंडिया में तो उतना ज़्यादा फैला नहीं, लेकिन वो स्टबल बर्निंग के इशू से इसके बारे में फोकस हुआ है और इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं अभी गवर्नमेंट की ओर से। तो वो बहुत लार्जर एरिया है, जैसा आपने कहा पैडी स्ट्रॉ होने दो या गेहूं का स्ट्रॉ होने दो या और कोई दूसरा बायोमास होने दो, तो उधर एक अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो सिमिलरली इंडिया में जितने भी प्रांत है, आप क्या सोचते हैं कि अभी कौन सा क्षेत्र में इमीडिएटली फार्मर्स को अगर ये पूरा तरीका सिखाने से उन लोग रेडिली अडॉप्टेबल है और इसको बायोचार को अपनाएंगे और फिर उन लोग अपना जो अच्छा कार्यक्रम है, मतलब अपना उपजाऊ बढ़ाना या कार्बन सिक्विस्टेशन करना और क्लाइमेट चेंज का के लिए भी कुछ करना, तो आप क्या सोचते हैं कौन सा क्षेत्र है? जैसे कि मैं अभी यहाँ पे जर्मनी में रह रहा हूँ, मैं यहाँ की जो खेती है वो भी देख रहा हूँ कि हाउ दे मेक इट। और इनके पास जो मैं थोड़ा सा अपफ्रंट कहूँगा कि इनके पास जो नॉलेज का डिफिशियंसी है, वो शायद वो
वो नेचर के प्रति बहुत पैशनेट है, वो नेचर को बहुत अच्छे से संभाल के रखना चाहते हैं, क्योंकि यूरोप का सबसे ज्यादा जंगल जर्मनी में है। उसके बाद वो खेती के लिए काम करना चाह रहे हैं, जो बायोचार क्षेत्र में लाना चाह रहे हैं। लेकिन इनके पास बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक इश्यूज इनके पास क्रॉप काफी लिमिटेड है और काफी बड़े कुछ महीने हैं जहाँ पे वो खेती नहीं कर पाते हैं, या तो ऐसा है। मैं वही चीज को अगर भारत में देखूं, क्योंकि अपना बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारा नदी है, समुद्र है, पहाड़ है, अलग अलग जगह पे है। अगर बायोचार को अगर अभी के वक्त पे भारत में अगर ये करना है, तो मैं कैश क्रॉप को ज्यादा टारगेट करूंगा, जो पीरियडिक कैश क्रॉप होते हैं और जिसका कल्टीवेशन बस पूरा साल भर चलता रहता है। उनका जो अवेलेबिलिटी है वो कंटिन्यूस रहता है। बहुत सारी जगहों पे बाम्बू है, गेहूं है, राइस है, देन शुगर केन है। ये बड़े बड़े बेल्ट है जिसके स्पेशल मैं शुगर केन को टारगेट करूंगा, क्योंकि वो जब 9 मंथ का क्रॉप आता है तो उसमें खेतों से उनका काफी मिनरल्स उसमें यूज हो जाते हैं। तो उसको रीजनरेट करने के लिए जमीन को फॉर द सेकेंड क्रॉप, यहाँ पे अभी फार्मर्स बहुत ज्यादा यूरिया यूज कर रहे हैं। उसके वजह से जमीन का पोत, जिसको पीएच कहते हैं, वो सॉन्ग कहते हैं, उसको चेंज हो रहा है। वो उसके वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के बजाय लैंड का डिग्रेडेशन भी हो रहा है और उसका जो क्वालिटी है वो भी कम हो रहा है। तो मैं ऐसी जगहों पे जो शेतकरी हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी जगह पे आप उसको पहले यूटिलाइज करना चालू कीजिए, जहां पे जमीन 12 महीने साल के यूज होती है फॉर कल्टीवेशन। दैट इज द बेस्ट पॉइंट। क्योंकि कोंकण के कुछ रीजन में है, जैसे कि 4 महीना आपका जो है बारिश का, उसमें खेती होती है। उसके बाद शायद उनका खेती का बिकॉज ऑफ द लैंड, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स उनका उतना कंटिन्यूस नहीं होता। लेकिन जो फ्लैट रीजन है वहां पे खेती 12 महीने, एक क्रॉप होने का दूसरा क्रॉप, तीसरा क्रॉप, चौथा क्रॉप, ये कंटिन्यूस फार्मिंग होती है। तो ऐसे जगह पे शायद हम लोग बायोचार को इंट्रोड्यूस करेंगे तो शायद हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ या तो बायो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा जल्दी जा सकते हैं बाय यूजिंग बायोचार। आपने ठीक कहा। जहाँ कमर्शियल क्रॉप्स जैसा कॉटन भी एक मेजर क्रॉप है और कॉटन स्टॉक्स बर्निंग ये बहुत बड़ा इश्यू है पूरा इंडिया में। अभी इसका बायोचार बनाना और उससे अच्छा क्वालिटी भी बन रहा है। एक क्षेत्र है, मतलब द मिडिल पार्ट ऑफ आर ब्लैक कॉटन सॉइल का जो रीजन है इंडिया में, जैसा गुजरात होने दो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तो बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ कॉटन मेजरली प्रोड्यूस किया जाता है। तो वो भी एक अच्छा एरिया है। इसके अलावा आपने बोला कमर्शियल क्रॉप्स, और जहाँ कंटिन्यूसली कल्टीवेशन हो रहा है उधर बायोमास मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि उनके पास गैप नहीं है। जैसा उत्तर भारत में अभी जो प्रॉब्लम है, ये अपना अन्न उगाने के बाद, पैडी उगाने के बाद इमीडिएटली गेहूं को जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इरिगेशन का शेड्यूलिंग है वो बहुत निकट है। तो इस वजह से उनको जलाना पड़ रहा है। तो इसलिए उनको अभी ये बायोचार बनाने जैसे एटलीस्ट वो डायरेक्ट जलाने से अच्छा पायरोलिसिस करना एक अच्छा तरीका है। सो आई थिंक इसके लिए अभी गवर्नमेंट्स जो लोकल है या नेशनल गवर्नमेंट है जो अपना, तो उन लोगों को सोचना है या पॉलिसी बनाना है। अभी जो पॉलिसी है, क्योंकि आप पॉलिसी भी स्टडी किए होंगे, क्योंकि अब इधर काम करना बोले तो इंडियन गवर्नमेंट क्या सोच रहा है इस विषय में, तो इसके बारे में आप कैसा काम करेंगे ताकि अभी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस होने दो, यूनिवर्सिटीज होने दो, या ऑर्गेनाइजेशंस होने दो, या पॉलिसी मेकर्स होने दो, उनको इस क्षेत्र में जो समझदारी है, ऑलरेडी जो यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे थोड़े कंट्रीज में बहुत आगे बढ़ गए उन लोग, लेकिन यहाँ अभी तो ये पॉलिसी बनना बाकी है। तो इसके लिए अपन क्या करना चाहिए और किससे काम करना चाहिए, और मैसिव अवेयरनेस पब्लिक में लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आप क्या सोच रहे हैं, भूमि की ओर से क्या क्या करेंगे? सर सही, आपने सही कहा। हमारे पास नॉलेज है और हमारे पास डाइवर्सिटी होने है, लेकिन हमारे पास यूनिटी नहीं है। अभी का ये क्षेत्र में जब हम लोग बात कर रहे हैं, और भारत इतना बड़ा खंड होने के बाद हमारे पास क्या कहते हैं,
वैचारिक क्षमता बहुत ज्यादा है। अभी यूरोपियन यूनियन में या तो अमेरिकन जो बड़ा कॉन्टिनेंट्स है उन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए दे आर टुगेदर, ऑल द बायोचार जो भी बायोचार प्रोड्यूस कर रहे हैं दे आर टुगेदर एंड दे आर सजेस्टिंग द गवर्नमेंट, दे आर गिविंग द डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट टू टेक अ डिसीजन। तो मुझे लगता है कि भारत में भी हमारे पास नॉलेज है, डाइवर्सिटी है, बट यूनिटी जो लैकिंग है तो वो यूनिटी होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये देखता हूं कि अभी भारत में ये जो नॉलेज आ रहा है पेरिस कॉन्फ्रेंस के बाद 2000 आई गेस 14-15 का पेरिस कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद जो वर्ल्ड वाइड जो चेंज हो रहा है और भारत जो अभी कॉन्टिनेंट है तो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट में शायद मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स है बायोचार, जितने भी पॉलिसी मेकर्स है, उनको एक साथ रह के एक डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अभी यूरोप में ईबीसी है, वो एक स्टैंडर्ड नॉर्म बनाती है सबके लिए कि बायोचार को कैसे यूज करना चाहिए, कौन से क्षेत्रों में यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, और उसका एक स्टैंडर्ड बनाती है जो यहाँ के गवर्नमेंट्स को डिसीजन लेने में थोड़ा आसानी हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर गाइडलाइन। तो भारत में भी ऐसे गाइडलाइन बनाने के लिए कुछ एक ग्रुप चाहिए, कुछ एक यूनिटी चाहिए ये सब लोगों में, जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करे, गवर्नमेंट को बताए कि कैसे करना है, क्यों करना है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जमीन की गुणवत्ता सुधारी जाए, एयर पोल्यूशन कम हो, लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाए, लेकिन अब हम लोग अलग अलग एंटिटीज में काम कर रहे हैं, तो शायद हमारा सबका नॉलेज एक साथ आए तो गवर्नमेंट के लिए और अपना भारत भूमि के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो भूमि की तरफ से मैं चाहूंगा कि अगर ऐसे कुछ विचारधारा या तो लोग साथ में मिलके एक भारतीय बायोचार एसोसिएशन या तो भारतीय बायोचार कंसोर्शियम बनाते हैं, जो शायद आगे जाके गवर्नमेंट को पैरेलली गाइड कर सके, जिसमें से साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, जो भी कुछ है, उनको सबको लेके अगर हम लोग साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करें तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लिए काफी आसानी होगा डिसीजन लेने में और लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये टेक्नोक्रेट्स है, हम सभी लोग हैं जो भूमि के लिए काम करना चाह रहे हैं अपने देश के लिए। और भूमि ये मैं भारत के लिए ही कंसेप्ट नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड भी, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ भारत में रह के जरूर नहीं, और अभी हम आगे जाके विश्व गुरु बन रहे हैं, तो शायद ये नॉलेज भी जो हमारा एंशिएंट नॉलेज है उसको कंबाइन करके हम लोग दुनिया को भी वो चीजें ला सकते हैं जो अभी यहाँ पे यूरोप में जो नॉलेज लैकिंग है। नॉलेज शेयरिंग की वजह से हम लोग वो भी नॉलेज आ सकते हैं, लेकिन आपने सही कहा कि उसको थोड़ा सरकार का सपोर्ट और सरकार को हमारा सपोर्ट, ये दोनों चीजें हाथ में हाथ डाल के जाएंगे तो शायद हम लोग काफी अच्छे तरीके से और खूब जल्दी चीजों को अचीव कर सकते हैं। आपने ये अपना स्टैंडर्ड्स के बारे में जिक्र किया है। अभी जो स्टैंडर्ड्स है वो ज्यादातर यूरोपियन होने दो या अमेरिकन बेस्ड स्टैंडर्ड्स है अभी जो अवेलेबल है, इवन जो कार्बन क्रेडिट्स के लिए हम अपना रहे। आई थिंक देयर इज अ नीड अभी ए स्टैंडर्ड एज इट इज यूरोपियन का अमेरिकन हम अपने किसानों के लिए नहीं ले सकते, ये मेरा राय है पर्सनली। क्योंकि अभी भी तो सॉइल हेल्थ कार्ड बोल के वो टोटल सॉइल को इंडिया लेवल में अभी उन लोग टेस्ट करके एनालिसिस करके क्या कमी है बोल के जानकारी जो कर रहे हैं, इट इज ए वेरी कॉस्टली अफेयर एंड ए वेरी स्लो प्रोसेस, और डेटा इज ए वेरी बिग एसेट ऑल्सो। तो इसमें अभी मॉनिटरिंग एट एवरी फील्ड लेवल फॉर अपना कार्बन क्रेडिट्स के लिए हम करना चाहते तो उतना आसान नहीं है। और इवन ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग में फेलियर का वो भी सम रीजन है, क्योंकि ईच फील्ड अपना अलग अलग नहीं है, क्योंकि दूसरों का फील्ड से भी इधर इम्पैक्ट हो सकता है पर्यावरण में। जैसा पानी भी है, पानी कहीं भी कलुषित हो सकता है, और वो पानी अगर अपना खेत में आ गए तो ऑर्गेनिक बोल रहे थे तो ऑटोमेटिकली केमिकल पानी आ गया। आपका प्रैक्टिसेस ठीक हो तो इस तरह से बायोचार में भी जो प्रोडक्शन लेवल से लेके फिर उसका कंपोस्ट बनाना, फिर उसको अप्लाई करना, उसको मिसयूज नहीं होना, मतलब कोई उसको फिर से नहीं जलाना, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट्स राइट फ्रॉम द मल्टीप्लायर इफेक्ट जो बोलते हैं, जैसा सॉइल के लिए
मॉइस्चर के लिए भी जो इम्पैक्ट है, या एमिशन रिडक्शन के लिए इम्पैक्ट है, न्यूट्रिएंट रिटेंशन के लिए, इन इट्स प्रेजेंस ऑयल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना, सब बहुत सारे विषय जुड़ा है। तो आई थिंक इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि अपना इंडियन स्टैंडर्ड बनाने के लिए, जैसा ISI बोल के एक इंडियन स्टैंडर्ड बोल के रहता है ना प्रोडक्ट्स के लिए, तो इवन एनवायरमेंटल में भी स्टैंडर्ड्स है, अपने को सर्टिफाइड बोलते हैं हम। तो वैसा कोई लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशंस इन बायोचार एप्लीकेशंस और यूसेजेस क्या भारत में होना चाहिए? उसके लिए कौन सा तरह का बॉडी बनने से अच्छा होगा? एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहना, या इट शुड बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और इट कैन बी ए प्राइवेट एंटिटी, जैसा अभी यूरोप में तो मोस्टली प्राइवेट एंटिटी से काम कर रहे और ये वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट्स में है। लेकिन अभी फिलहाल ग्रीन क्रेडिट्स और कार्बन क्रेडिट्स इंडिया भी बना रहे है, उसमें क्यों ना इन लोग ये पूरा शामिल किए? वैसे नेचुरल फार्मिंग जो पॉलिसी निकला है उसमें क्यों ना करे? वैसे सॉइल हेल्थ का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी सजेशंस में बायोचार क्यों ना आए? ये जो प्रोटोकॉल्स है इसमें आई थिंक हर एक का भागीदार है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का। तो आपका राय क्या है, कैसा चलने से ये बनेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, फिलहाल अपने पास आंसर नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप बाहर देश में है, उधर का भी देख रहे, तो आप कैसा समझाएंगे इस विषय को, कैसा हम आगे बढ़ सकते हैं? ये काफी बड़ा और गहन विषय है, सही पॉइंट आउट किया। मैं आपकी राय से काफी सहमत हूँ जो आपने कहा, क्योंकि स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। क्या हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को अपने यहाँ पे ला सकते हैं? तो मैं आपके मत से काफी प्रभावित हूँ और बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। मुझे लगता है कि सॉइल जो है, ये भारत की सॉइल, क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल वेरिएशंस भी है सॉइल, जो यूरोप के नॉर्म्स है वो यूरोप के सॉइल के लिए उन्होंने बनाए हैं, या तो उनका सॉइल का इंफॉर्मेशन लेके, डेटा लेके उन्होंने बनाए हैं। जो अमेरिका के सॉइल के इश्यूज है उनके सॉइल के अपने इश्यूज है, ऑस्ट्रेलिया के इश्यूज है अपने इश्यूज है, और भारत में अपने रीजनल अलग अलग जगह पे सॉइल के इश्यूज है। कहीं पे वाइट है, कहीं पे ब्लैक है, कहीं पे चिकन माटी है, कहीं पे सैंड है, सैंड मिक्स्ड सॉइल है। तो अपने हर एक सॉइल के अपने एक इश्यूज है। अभी हर एक, जैसे कि हर एक दवा है, लेकिन वो सभी लोगों के लिए सेमली अप्लाई नहीं हो सकता है। उसका पहले हेल्थ देखना पड़ता है, उसका इश्यूज देखना पड़ता है, और उसके बाद उसको दवा सजेस्ट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अपना हर एक जगह का अपना अपना इश्यूज है। तो मुझे लगता है कि हमारा खुद का स्टैंडर्ड्स नॉर्म होना चाहिए टू अप्लाई बायोचार इन सर्टन सॉइल्स और सर्टन एरियाज और सर्टन एप्लीकेशंस, क्योंकि अपने चैलेंजेस अलग है, अपने टारगेट्स अलग है, और अपना इश्यूज भी अलग है, जो हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल वेरिएशंस, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिकल वेरिएशंस, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज। ओके, इनके पास पानी का जो स्रोत है उसके वजह से भी अलग अलग क्लाइमेट ज्योग्राफिकल चेंजेस है। तो मुझे लगता है कि हमारे भारत में अपने खुद के नॉर्म्स होने चाहिए फार्मर्स के लिए कि कैसे उसको यूज होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैंने देखा है, अभी कंसिडर करिए कि एक मेडिकल फील्ड है, जो पहले जमाने में एक दवा अगर इंट्रोड्यूस करना है ब्लड प्रेशर का, तो उसके नॉर्म्स सेट होते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इनके जितने भी प्रोड्यूसर्स है, सब कुछ चीजें हैं, इनका एक इंडिपेंडेंट बॉडी था जब गवर्नमेंट को सजेस्ट करता था, या तो उसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता था कि भाई अगर आपको अच्छा हेल्थ चाहिए तो ये नॉर्म्स इतने चाहिए, शुगर इतना चाहिए, ब्लड प्रेशर इतना चाहिए, यूरिक एसिड इतना चाहिए, ऐसे अलग अलग नॉर्म्स को वो सेट करते थे और फिर वो इम्प्लीमेंट करते थे। मुझे लगता है कि अपने भारत में भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना जरूरी है, बिकॉज उससे क्या होगा कि जो इंडिपेंडेंट बॉडी है वो क्षेत्र में काम कर रही है, जमीन पे काम कर रही है, जमीन से जुड़े हुए लोगों से इंटरेक्ट कर रही है। वो कोई प्रोड्यूसर हो, कोई एप्लीकेशन ओरिएंटेड, जैसे खेतों में खेती वाला एक खेती करने वाला आदमी है, ही नोज बेटर देन, मैं गवर्नमेंट से ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं, जितने भी डेटा एनालिस्ट हैं, उनसे ज्यादा जो जमीन में काम कर रहा है उनको ज्यादा पता है कि जमीन की प्रॉब्लम्स क्या है। शायद ऐसे डेटा मिले, या तो फिर ये इंडिपेंडेंट बॉडी बने तो जिसमें ये सहसमावेशक लोग हो, तो ज्यादा डिसीजन लेने में और ज्यादा टू द पॉइंट और ज्यादा करेक्ट डिसीजन लेने में आसानी हो सकता है जो रियल इसमें काम कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट बॉडी होना बहुत जरूरी है टू मेक इट मोर फास्टर, क्विकर, टू टेक अ डिसीजन फॉर द गवर्नमेंट। और मुझे लगता है कि बाहर के नॉर्म्स लेने से अच्छा है कि हम अपने नॉर्म्स बनाएं, और शायद हम लोग उनके रेफरेंस ले सकते हैं, बट वो रेफरेंस शायद रेफरेंस ही होनी चाहिए, न कि स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। ये मेरा खुद का मानना है। आपने ठीक कहा। और जैसा अपना सॉइल है, अभी तो फिलहाल बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है इंडिया में, वो है अपना नाइट्रोजन वेरी लो है पूरा सॉइल्स में, एंड फॉस्फोरस ये तो बहुत बड़ा डेंजर है, क्योंकि अभी तो रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो यह मीडियम और वेरी लो ये डोमिनेटिंग है दोनों में भी। और उसके अलावा अपने को सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है, ये वेरी बिग चैलेंज हो गया। और अल्कलिनिटी तो ओवरऑल बढ़ रहा है, और इससे अपना पीएच भी बढ़ रहा है सॉइल्स में। तो ये बहुत बड़ा परिस्थिति है। अभी तो फिलहाल अपना नेशनल गवर्नमेंट ने टोटल इंडिया में 2.5 करोड़ से ज्यादा सॉइल सैंपल किया, उसके मुताबिक बता रहे। तो ये फूड सिक्योरिटी का या टोटल एग्रीकल्चर सिनेरियो का बहुत बड़ा इशू बन गया है। तो आई थिंक बायोचार ये जो न्यूट्रिएंट लीचिंग होने दो, या नीड्स प्रेजेंस जो टोटल माइक्रोबियल लाइफ भी बढ़ाएगा, या अल्टीमेटली सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे विषय जुड़े हैं। इससे डेफिनेटली अपने फार्मर्स को बायोचार से लाभ भी होगा, और जो गवर्नमेंट के आगे चैलेंज है और जिससे सुलझाना है गवर्नमेंट को, हेल्थ कार्ड से मतलब मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग से तो आंसर नहीं है, अल्टीमेटली सॉल्यूशन भी देना चाहिए। एंड बायोचार इज द बेस्ट सॉल्यूशन अभी जो परिस्थिति है, तो ऐसा सोचता हूँ। और डेफिनेटली एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होना चाहिए ये पूरा करने के लिए, ये मॉनिटरिंग रिव्यू या इसको प्रोटोकॉल्स बनाना, इंक्लूडिंग फील्ड ट्रायल्स इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स। जैसा आईसीआर का जितना भी इंस्टीट्यूशंस है, उन लोग इमीडिएटली ऑन ए टास्क बेसिस, क्योंकि अभी सजेस्ट करना मुश्किल है, सॉइल इतना वेरिएबल है, क्रॉप वेरिएबल है, क्लाइमेट वेरिएबल है। कोई भी पूछता है फोन पे कितना बायोचार डालो, उसका जवाब नहीं है, क्योंकि हम बहुत ट्रायल्स करने के बाद थोड़ा थंब रूल्स आते। ठीक है, आपका एरिया है, आपका सॉइल ये टाइप है, आप इतना क्वांटिटी डाल सकते, ऐसा कुछ सुझाव आएगा ना। तो स्टैंडर्ड मतलब वही है, इवन सजेशंस टू बी गिवन टू द फार्मर्स, they can be standardized based on the sample. Exactly. तो आई थिंक अपने को ये फील्ड ट्रायल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी इसके लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि एक फील्ड ट्रायल करके एक साइल को ये करने के लिए लाखों में पैसा मांग रहे, इवन द फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। आई थिंक उससे तो बहुत मुश्किल है। सो लेट अस मेक, आपने सही कहा, फार्मर इज द रियल विक्टिम ऑल्सो इन दिस होल प्रोसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन से लेके अभी तक का जो कुछ भी हुआ है, अनसस्टेनेबल सॉइल्स टू अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। सो बट स्टिल आई थिंक सॉइल के बारे में या खेती के बारे में जो लर्निंग फार्मर के पास है, हम उसी को स्ट्रेंथ मानते हुए उन्हीं के फील्ड में हम ये ट्रायल्स करते हुए, आज तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बहुत सारे आ गए, राइट फ्रॉम रिमोट सेंसिंग टू इवन द फोटोस जो लेना है उससे भी जीपीएस एनेबल्ड फोटोस होने दो, या इवन टेस्टिंग भी आजकल थोड़े लोग मशीन बना रहे जिससे ये टेस्टिंग फास्ट हो जाए, सॉइल टेस्टिंग होने दो, अदर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग होने दो, पूरा हो रहा है। तो अभी तो आई थिंक एक माहौल बन रहा है कि हम ये पूरा करें, और आप भी इसमें जुड़े हैं, बहुत अच्छा है अपना इस कार्यक्रम में। इसके अलावा और अपना बायोचार का स्पेशली प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसा अपना सॉइल के लिए एक प्रोडक्ट है या पानी के लिए एक प्रोडक्ट है, पर्यावरण के अंश बोले तो जैसा एमिशन रिडक्शन होने दो, इवन पोल्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए होने दो, या इवन कंस्ट्रक्शन के लिए एक बहुत बड़ा एरिया, सैनिटेशन और सबसे बड़ा एरिया है, हेल्थ एक इश्यू है, या लाइक दैट बहुत सारे डाइवर्स चीजें भी इसमें है।
आप क्या सोचते हैं, बायोचार को सिर्फ एग्रीकल्चर में सीमित रखे या अपने को ये जो मल्टीपल वैल्यू है, वैल्यू चेन ऑफ बायोचार जो बोलते हैं हम, इन इट्स टोटल दिस थिंग यूसेज, ये सभी को भी अपनाइए स्टैंडर्ड्स में? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कार्बन क्रेडिट स्टैंडर्ड्स के लिए अलग अलग है, इवन एग्रीकल्चर के लिए भी है और दूसरे चीजों के लिए भी बन रहे हैं। तो हमको सेम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा अलग अलग स्टैंडर्ड बनाना और एंकरेज करना अच्छा है, या सीमित रखे कि फर्स्ट फार्मर एंड सॉइल यहाँ तक हम देखे बोल के? आप क्या सोचते हैं? सही सर, मैं क्या है 22 साल से कार्बन में ही काम कर रहा हूँ। कार्बन के अलग फॉर्म में बायोकार्बन होने दीजिए या तो वेस्ट प्लास्टिक से कार्बन नानो ट्यूब बनने दीजिए, तो नैनो फॉर्म से लेके माइक्रो फॉर्म या तो फिर मैक्रो फॉर्म, ये सभी फॉर्म में काम कर रहा हूँ। लेकिन कार्बन है, उसका सोर्स सिर्फ वेस्ट मटेरियल है। और आपने सही पॉइंट आउट किया कि गए 22 साल से मैंने अलग अलग सेक्टर में बायोचार को अप्लाई किया है, और मुझे लगता है कि अभी गए 2-1.5 साल से मैंने उसको खेती में या तो सॉइल एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ। बट उसके पहले मैंने उसको एनर्जी स्टोरेज में काम किया है, कंपोजिट्स में काम किया है, सीमेंट्स, प्लास्टिक्स, स्टील इंडस्ट्री में, ये सब जगह पे जितना भी बायोकार्बन जा सकता है, कार्बन क्रेडिट्स अर्न हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें इस नोवेल मटेरियल को एक वेस्टेड करना नहीं चाहिए, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि इसको अलग अलग मतलब मल्टी एप्लीकेशंस ओरिएंटेड रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग बायोचार अगर अगले 10 सालों में बायोचार प्रोडक्शन अपने भारत में इतना हो जाएगा कि उसका एप्लीकेशन ढूंढना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये एप्लीकेशंस को हमको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि कौन सा एप्लीकेशन को हम लोग पहले लें, या तो फिर साइमल्टेनियसली काम करें। एक सेक्टर में ज्यादा बायोचार हो रहा है, उसका एक क्वालिटी है, उसका अंदर उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज है, कितना फिक्स कार्बन है, कितना ऐश कंटेंट है, उसके हिसाब से भी उसको कैटेगराइज करना चाहिए कि अगर हमें सॉइल में लेके जाना है तो इस बायोचार का उपयोग ज्यादा करें, बिकॉज उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है और उसका उपयोग खेती के लिए ज्यादा है। कुछ एरियाज है जहाँ पे हमें ऐश कंटेंट है जो बायोचार में थोड़ी ज्यादा मात्रा में, उसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जा सकता है और कोई अलग इंडस्ट्री में जा सकता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स फ्री मटेरियल हो। तो अलग अलग सेक्टर में सिर्फ बायोचार यूज होना। और दूसरी बात है कि बायोचार बनाना, और नेक्स्ट स्टेप है कि बायोचार को मॉडिफाई करके यूज करना। मैंने उसमें इतना वास्ट एरियाज है, हम लोग जितना उसमें काम करेंगे उतना काम है। एक खेती को अगर हम लोग कंसिडर करें, उसमें बायोचार का एप्लीकेशन भी यूज करें, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, उसका CEC वैल्यूज है, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से ट्यून करेंगे। आपने कहा कि अलग अलग रीजन के अलग अलग इश्यूज है, जहाँ पे कहीं सॉइल में अल्कलिटी ज्यादा है, पीएच चेंज हो रहा है, अराइड रीजन है, ऐसे सबको टारगेट करके एक ही फील्ड में हम लोग काम करेंगे तो भी बायोचार का इतना इंटेंस यूज हो सकता है। उसके अलावा एनर्जी स्टोरेज में हम लोग जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी लिथियम आयन बैटरी का है, आगे जाके लिथियम आयन बैटरी को छोड़ के सोडियम बैटरीज आ जाएंगी, एयर बैटरीज आ जाएंगी, लेकिन कार्बन स्टेबल रहेगा, उसमें कार्बन का यूज एक कॉन्स्टेंट रहेगा। उसके बाद वाटर फिल्टर्स हम लोग अभी देखते हैं, जो नेचुरल वाटर फिल्टर्स भी बन सकते हैं या तो फिर मैनमेड यूज के लिए भी वाटर फिल्टर बन सकते हैं। उसमें बायोचार अलग अलग तरीके से जा सकता है, उसको मॉडिफाई करके जा सकता है। उसके बाद कैटल फीड में जो जाएगा, जो भी कैटल्स के लिए यूज होता है, उसमें बायोचार जा सकता है। उसकी प्रॉपर्टीज को वेरिएशन करके हम लोग उसको ला सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि बायोचार को अलग अलग तरीके से बनाना और उससे उसको और मॉडिफाई करके अलग अलग एप्लीकेशन में लाना, ये बहुत जरूरी है। हम लोग खुद को या तो फिर वर्ल्ड वाइड भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि एक ही डायरेक्शन में जाना है। हमें हर दरवाजा ओपन रखना पड़ेगा, खुला रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका यूज हो जाए। मॉनिटरिंग तो आते रहेंगे एप्लीकेशन के साथ, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बट हमें सब ऑप्शंस को ट्राई करना चाहिए। एंड हर एक बायोचार का अपना खुद का इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होता है, तो हम लोग एक बायोचार को दूसरे बायोचार के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज को हम लोग एनहांस करने के लिए इंडिविजुअल ही काम करना पड़ेगा। वो मिक्स बायोचार है या तो इंडिविजुअल बायोचार है, वो हमें देख के ही काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हर डोर हमें ओपन रखना चाहिए जिसमें एप्लीकेशन हो सकता है। आपने अच्छा कहा, ये जो टाइप्स ऑफ बायोचार है, क्योंकि बायोमास एक चीज है, वो भी टाइप्स ऑफ बायोचार बनने में अपना रोल निभाता है। लेकिन जो बायोचार प्रोडक्शन का जो टेक्नोलॉजी है आज के तहत,
और हमारे पास द वेरी लो कॉस्ट पिट मेथड से लेके क्वांटिकी जैसा टेक्नोलॉजी, बिकॉज कंबशन, पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन, तीन ऐसा मेथोडोलॉजी से उसमें से भी अपने को अलग अलग बायोचार भी आता है। मतलब सेम मटेरियल को हम कौन सा प्रोसेस में डालें उससे भी उसका कैरेक्टर अलग अलग हो सकता है। तो इसका मतलब अपने पास टाइप्स ऑफ बायोचार्स आ गए एंड दिस टाइप्स ऑफ बायोचार विल फिट समवेयर। मतलब अगर आपको खेती को यूज नहीं हुए तो या हाई एंड में भी यूज हो सकता और कहीं भी यूज सकता। तो नथिंग, इवन एन आउंस ऑफ biochar produced by any means at any temperature is not wasted if you understand its value, right value, कहाँ इसका इस्तेमाल करना है। अभी तो फाइनली द मेजर क्वेश्चन एक रह जाता है कि ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा है आजकल, क्योंकि हम जितने भी यूरोप से जो टेक्नोलॉजी है या इवन चाइना से भी हम जो टेक्नोलॉजी देख रहे, एक फार्मर या एक कोऑपरेटिव होके भी उन लोग इसको अपनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाखों में जा रहे हैं। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर देखा गया और जो रिटर्न पीरियड या पे बैक पीरियड हम बोलते वो भी देखा गया तो बहुत साल लग रहे हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल ऐसा भी लग रहा है। तो दूसरा चीज से देखे तो अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होने दो या गवर्नमेंट्स होने दो या लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होने दो, इन लोग तो पाबंदी लगाते ही लगाते अगर आप पोल्यूशन कर रहे हो और लो कॉस्ट मेथड में कर रहे हो। तो इस जो अभी जो प्रॉब्लम है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग बायोचार जो लोग हाई एंड में काम कर रहे हैं, लेकिन हाउ टू मेक इट अ वायबल थिंग even by involving community or by themselves as an industry, because the rate and price of biochar it is going up. That's a good sign in a way, but it also makes inaccessible to the farmers. अगर फार्मर को 10 रुपए में ही किलो बायोचार खरीदना है, उससे ज्यादा ही कैनॉट इन्वेस्ट बोलेगा, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी रिटेल प्राइस देके तो 30-40 ऐसा रुपीस जा रहा है अलग अलग क्वालिटी का बायोचार। तो इन बिटवीन दिस एंड दिस, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइक एनर्जी, लाइक स्टील इंडस्ट्री वाले वो बोलते हैं हम खरीद लेंगे पैसा देके, लेकिन एक फार्मर के लिए उतना कॉस्ट तो नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी इज वन बिग हर्डल है, वो एक विषय आप टिप्पणी देंगे। और उसके अलावा हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अपार्ट फ्रॉम कार्बन क्रेडिट्स व्हाट आर द काइंड ऑफ इंसेंटिव दैट वी कैन ब्रिंग अप फॉर द लोकल फार्मर्स टू प्रोड्यूस, और फिर इस्तेमाल करने के लिए उधर ही उसके लिए भी क्या करना चाहिए। तो मैंने ये अगर कुछ क्वेश्चन में भूल गया ना तो मुझे याद दिलाइए, क्योंकि आपने सही कहा कि मैंने जब मेरा घर बनाया था भारत में, तब मैंने वो लोकल पत्थर से मैंने जितना भी मैं लोकल इनिशिएटिव लेके बना सकता हूँ उतना बनाया। उसमें जो सीमेंट यूज होता है उसमें मैंने कार्बन ये बायोचार डाल के उसको बनाया था, क्योंकि मुझे वो डेमोन्स्ट्रेट करना था कि हाउ दे आर स्ट्रॉन्ग than the other houses, they're normally cement made, but वो नेचर मेड बायोचार यूज करके मैंने बनाया था। अब ये जो गए 10 साल से 20 साल से वे ज्यादा, और पीछे होगा 30 साल से जितना भी बायोचार रिलेटेड इनोवेशन चल रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोलिसिस है बायोचार का, प्लेन बायोचार का सोर्स, देन को पायरोलिसिस है। तो सब में टेक्नोलॉजी, जैसे आपने कहा कि हमने चाइना से लिया देखा था या फिर यूरोप से लिया था, ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चालू है। अभी कैसा ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चालू है। जैसे कि अब मेरे कंपनी में भी जो बना है वो कोकोआ शेल्स के लिए बना है, उसमें हम लोग अलग बायोमास नहीं डाल सकते, या तो उसका लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल थिंग्स। अब मैं जो सोचता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जो कोपायरोलिसिस कर सके, जैसे एक फीड स्टॉक नहीं हो तो सेकेंड यूज कर सकता हूँ, लेकिन सेम सिस्टम। दूसरी बात जो आपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस कहा, एक तो मैं पहले तो एनवायरमेंट पे बात करूंगा। मैं जो सोचता हूँ, या तो मैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे काम करना चाहूंगा जिसमें मेरा बायो मास जाए अंदर, और जो एग्जिट हो गैस वो सिर्फ ऑक्सीजन बेस्ड हो या तो ऑक्सीजन रिच्ड हो, उसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो जाए। जो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस पे जितना भी एनर्जी जनरेट हो रहा है, जैसे ये यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, जितना भी बायोमास जलाने से जितना एनर्जी जनरेट हो रहा है, दे आर जस्ट यूजिंग बैक इन द बायोलिसिस यूनिट इटसेल्फ। तो उनको जो बाहर से एनर्जी लेना पड़ रहा है, जिसका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है,
या तो फिर उसका CDR बढ़ रहा है, वो इन हाउस ही यूज हो रहा है जितना एनर्जी वो कर रहा है, क्योंकि उनका बायोचार प्रोडक्शन अगर ये एम है तो दे कैन यूज द बायोमास टू बायोचार ट्रांसफॉर्मेशन। जो एनर्जी हो रहा है उसको क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे 2-3 कंपनियों में जब वो स्विच ऑन करते हैं हीटिंग सिस्टम, तो वो थोड़ा सा एनर्जी बाहर से लेते हैं, जो इलेक्ट्रिकल हो या तो फिर गैसियस फॉर्म में जो भी हो। लेकिन एक बार जब बायोमास का प्रोसेस चालू हो जाता है टू कन्वर्शन टू बायोचार, जितना भी एनर्जी जनरेट होता है वो बायो ऑयल होने दीजिए, बायो कोई भी फॉर्म में हो, उसको प्रोसेस करके कंप्लीटली यूज अगेन फॉर द पायरोलिसिस। तो जो पहला एक आधा घंटा या तो 1 घंटा या तो फिर 10 मिनट, जितना भी टाइम जो इनिशियल टाइम होता है जस्ट टू इनिशिएट द रिएक्शन, वो सिर्फ बाहर से लेते हैं, बाकी पूरा प्रोसेस उनका बायोमास टू बायोचार कन्वर्शन में जितना एनर्जी होता है। तो एक ये है कि जितना कॉस्ट इफेक्टिवनेस वहां पे ला सकते हैं, या तो फिर कार्बन क्रेडिट्स वहां पे भी हम लोग मैंने ला सकते हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप होना बहुत जरूरी है, और उसको जो टेक्नोक्रेट्स है उनको लेके ये टेक्नोलॉजी डेवलप होना चाहिए। और अगेन जैसे मैंने कहा कि ये ट्रायल एंड एरर है, आपको पहले एक छोटा पायलट स्केल बना के ही उसको यूज करके ही देखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत बड़ा सोचेंगे जैसे कि क्वांटिकी में होता है, क्वांटिकी का अपना एक मेथड है, टेक्नोलॉजी है, बट मैं खुद चाहता हूं कि मेरा अगर मैं टेक्नोलॉजी को देखता हूं तो माई टेक्नोलॉजी इज क्लोज वन, इट इज नॉट ओपन। तो जितना भी इनपुट जाएगा, थ्रूपुट आएगा, उसके जितने बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे वो इंटरनल यूज हो, एक्सटर्नल यूज हो, जैसे भी हो, प्रोसेस्ड हो। लेकिन मैं जब अगर बायोमास डालता हूं, जो हम लोग कहते हैं कि ग्रीन हाउस इम्पैक्ट रहेगा, उसमें मीथेन बनेगा, जो भी कुछ है एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है, उसके वजह से हम लोग वेस्ट बायोमास डाल रहे हैं। जब बायोचार बनेगा जिसमें से बायो ऑयल बनेगा, जो जितने भी बाय प्रोडक्ट्स है, हाउ टू यूज दैट इंटरनली एंड वॉट एवर कम्स आउट एक्सटर्नली, जितना भी जैसे बायोचार बाहर आ गया, अगर हमको बायो ऑयल चाहिए लुब्रिकेशन के लिए तो वो बाहर निकालेंगे, नहीं चाहिए तो हम लोग इंटरनली यूज करेंगे। और जितना भी गैसियस फॉर्म है जिसमें सॉक्स है, नॉक्स है, H2S है, बहुत सारे अलग अलग गैसेस है, वो भी हम लोग अगर एनर्जी डेवलपमेंट में या तो इंटरनली इनसे बाहर भी निकालने का जरूरत नहीं, अगर उसको प्रोसेस करके कोई भी अलग टाइप का कार्बन प्रोड्यूस करने के लिए यूज करके पूरा क्रैक डाउन करके ऑक्सीजन रिच गैस अगर बाहर लाते हैं तो दैट विल बी अ रियल गुड अचीवमेंट फॉर अस। और मतलब ये हमें बहुत सारी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज जैसे कि एक राइस हस्क है जो ड्राई है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो उसका प्रोसेस टेम्परेचर, प्रोसेस पैरामीटर्स कंप्लीटली अलग होगा। लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी एक ही सेम रहनी चाहिए, जिस वजह से जितना भी गैशियस हो जाए, जितना भी बायो ऑयल फॉर्म हो जाए, उसको वापस रीयूज करके कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाने के लिए जितना भी यूज हो सकता है प्रोसेस पैरामीटर्स में, उतना डेवलप करना चाहिए। और मेरा सपना खुद का है कि मैं ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ काम करूँ, या तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में काम करूँ जहां पे सिर्फ मेरा एग्जिट गैस में जो चिमनी से बाहर जा रहा है उसमें ऑक्सीजन रिच ही गैस जाए। अभी भी बहुत सारे इश्यूज है, जो सॉक्स है, नॉक्स है, बहुत सारे इश्यूज है जहाँ पे नॉट प्रॉपरली कंबशन थिंग्स है। तो क्वांटिटी वगैरह में मैं उतना ज्यादा सोच नहीं रहा हूँ जितना मैं क्लोज सिस्टम में ज्यादा सोच रहा हूँ। और कुछ शायद मेरी तरफ से कुछ रहेगा क्वेश्चन का आंसर? नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन एक प्रश्न फिर भी रह गया, वो है जैसा बड़ा इंडस्ट्रीज है जिसके पास कार्बन क्रेडिट्स है और जो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, उनके लिए ठीक है। अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप तो एकदम 100% एफिशिएंसी, 100% पोल्यूशन फ्री बोल रहे दोनों भी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड मैं जानता हूँ, आप जर्मनी से आए हैं, अभी इंडियन ही है, लेकिन उधर का स्टैंडर्ड तो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा है, तो उन लोग डेफिनेटली वैसे ही सोचते हैं, उधर करते हैं। लेकिन अभी अपना एक गरीब किसान होने दो, अभी इनका एग्रीकल्चर इटसेल्फ इज नॉट सस्टेनेबल मच फॉर देम, तो उन लोग स्ट्रगलिंग है फार्मर्स अभी भी। और इनिशियली टू गेट ए टेस्ट ऑफ व्हाट इज बायोचार लाइक एंड उसको अप्लाई करके उसके अच्छाई भी जानने के लिए उनको हम अलो करना है इनिशियली। तो जैसे ही उनका आदत हो जाएगा तब हम स्टैंडर्ड्स लाके उनको स्लोली हाई एंड टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करो, उसमें आप ये पायरो गैस को भी कंप्लीटली फिर से यूज करो, या बायो ऑयल को या वुड विनेगर को ये पूरा एक्सट्रैक्शन करते रहो, और उसका फिर
अपना अलग अलग यूटिलिटीज है, उसमें भी आप थोड़ा पैसा कमा सकते हैं। और इवन क्रॉप रेसिड्यू भी एक चीज है, वो कमोडिटी है। अदरवाइज इंडिया में क्रॉप रेसिड्यू एज ए फीड एंड फॉर अदर यूजर्स बोलते थे, लेकिन डायरेक्टली कैश गिविंग कमोडिटी बन जाएगा। और समटाइम्स बायोचार बोल के ने इवन फॉर एनर्जी वो पेलेट्स बना दो या ब्रिकेट्स बना दो बायोचार का क्रॉप रेसिड्यू से, वो भी एक कमर्शियल एंटिटी बन जाता है, वो भी एक वायबल ऑप्शन है उन लोगों के लिए। क्यों ना, जब हम कोयला जमीन से निकाल रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो रिन्यूएबल है एंड ये तो सस्टेनेबल है, ये कोयला बेटर है ना वो कोयला से। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बन रहा है, तो उधर में भी शायद हम उनको एंकरेज कर सकते हैं शायद। तो ऑफ कोर्स अभी अपने को बहुत सारा काम करना है और कन्विंस होना है अपने आप को भी, बिकॉज बहुत सारे लोग जो बायोचार से काम कर रहे हैं उन लोग नेचर से भी प्यार करते या पर्यावरण से प्यार करते, क्लाइमेट चेंज जैसा इश्यूज पे भी अपना कुछ काम करना चाहते हैं। तो इन लोग कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन अभी काम तो बिगिन होना है। मतलब समवेयर वी हैव टू start rather than just arguing and what you are doing, this is not the right thing, that is not the right thing, you don't know what is biochar, this is not the standard, that is not the standard। हम लोगों को अभी इतना कंफ्यूजन में तो नहीं डालना चाहते। ट्रेडिशनली उनका ऑलरेडी है, नॉलेज भी है, एक कोयला का ऊपर लोग अप्लाई भी कर रहे थे, तो उनको हम एंकरेज करते हुए आगे बढ़ाना है। Of course, this टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा गया तो दिस इज एन वेरी अनएंडिंग थिंग फॉर अस, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग एंड इम्प्रूवमेंट्स आर हैपनिंग। अभी तो हो रहा है, अच्छा है अपने सभी के लिए, तो उसमें हम भी काम करेंगे। इसके अलावा अभी आप क्या सोचते हैं कि ओवरऑल अभी जो सीनरियो है, अगले आने वाले 5 साल में ये बायोचार का जो ट्रेंड है इंडिया में, अभी करोड़ों फार्मर्स है, उन लोग कैसा अपनाएंगे, या ग्लोबल इसके बारे में क्या होगा? आपने कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड किया होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपका एक्सपीरियंस से बताइए। तो इसका ट्रेंड अभी तो 2007 से ही हम बायोचार का शब्द सुन रहे हैं, अभी इतना साल लग गया, नियरली अपने को 15-20 साल तो लग गए एटलीस्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए, या एटलीस्ट कुछ इम्प्रेसिव थिंग होने के लिए जमीन पे। तो नेक्स्ट 5 years में कैसा होगा, आप क्या सोच रहे, ट्रेंड्स ऑन दिस होल थिंग? अभी फार्मर जो ये सेक्टर है वो वर्ल्ड वाइड, मैं भारत के फार्मर्स को ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ वो एक्सेप्टेंस लेवल बहुत लिमिटेड है या तो फिर बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज एनी ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग बाय एडिशन समथिंग न्यू। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, उसके ऊपर भी अगर कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स आते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट उन लोगों के लिए एक्सेप्टेंस करना जो ट्रेडिशनल फार्मिंग को चेंज करना है, जिनका ट्रेडिशनल नहीं कहूँगा लेकिन जो उनका रेगुलर फार्मिंग है उसमें जिनका खाद है एक फिक्स्ड जो चाहता है फार्मर लेके आता है, यूरिया 1 2 3 XYZ ये इतना डालना है, बट दे आर वेरी स्टैंडर्ड। अभी ये जो पॉलिसीज जो अलग अलग कंपनीज अपनाती है दे विल डेमोन्स्ट्रेट टू देम कि ये कितना फायदेमंद है, इतने आपका क्या हो सकता है। एंड उसमें क्या है कि ये यूरोपियन मार्केट में भी हमने देखा है कि फार्मर्स को कन्विंस करना उतना ईजी नहीं है, और हमने ये भी देखा है कि वन सक्सेसफुल स्टोरी चेंज द कंप्लीट सिनेरियो, ये पूरा गेम चेंज कर सकता है। एक सक्सेस स्टोरी जैसे कि किसी फार्मर का, इसमें उन्होंने हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था, एक बड़ा फार्म में हमने पोटैटो ग्रो किया था और आधे फार्म में विदाउट बायोचार था और आधे फार्म में विद बायोचार था, और उसका पूरा एक पोटैटो ग्रोइंग का जो स्टडी था वो किया था, उसमें 20 to 25% ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ विदाउट मच जो कीड़ा लगता है उसमें नहीं लगा के, और विदाउट एनी कुछ भी जो मैनमेड जितना भी फर्टिलाइजर वो नहीं यूज करके उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि विथ बायोचार हाउ मच वी कैन इंक्रीज। बायोचार की वजह से खेतों में क्या इश्यूज हो रहे हैं, जिसमें माइक्रोबियल बायोटा है या तो फिर जितने भी अर्थ उनका जो कल्चर है, हाउ इट कैन बी प्रोटेक्टेड इन ऑल द वेदर्स, ये इन्होंने
डेमोन्स्ट्रेट किया इन अ वेरी सिंपल वे जो लोगों तक समझे। उसके वजह से एक सक्सेस स्टोरी की वजह से यहाँ पे दूसरे फार्मर जैसे हैम्बर्ग में सक्सेस स्टोरी बन गया, तो बर्लिन का फार्मर जो एडवांसमेंट लाना चाहते हैं अपने खेतों में, उन्होंने उनको वो स्टोरी देखे, दे इंस्पायर, देन दे स्टार्टेड यूजिंग दिस वन। बट ये मुझे लगता है कि एक सक्सेस स्टोरी होना बहुत जरूरी है, या तो फिर ये नॉलेज लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वेरी सिंपल एंड वेरी सटल फॉर्म। जो साई सर आप जो कर रहे हो दैट इज रियली अमेजिंग, बिकॉज ये नॉलेज जो टेक्नोक्रेट्स के पास है, साइंटिस्ट के पास है, प्रोड्यूसर के पास है, वो अलग है, लेकिन जो एंड यूजर है वाई ही विल कन्विंस्ड। जैसे कि अभी बड़े बड़े कंपनी ने उनको कन्विंस किया है कि यूरिया डालने से आपका प्रोडक्शन ग्रो हो सकता है, या तो पर्टिकुलर दवा देने से आपका ये यील्ड अच्छा आ सकता है। उसका उन्होंने लोगों तक पहुंचे। आज मैंने मेरे गांव में देखता हूं तो लोग वो देखते नहीं, दे नोज ओनली नंबर कि ये खाद लाना है, उसका ये नंबर है और ये डालना है, मात्रा इतनी इतनी है, ये सब उनको डिटेल्ड में पता है कि क्या करना है। अभी हमको अगर वो ऑर्गेनिक केमिकल्स को या तो केमिकल्स को रिप्लेस करना है विद बायोचार, आई थिंक कॉस्ट वाइज दे विल बी, मुझे लगता है कि बायोचार का आपका पॉइंट सही है कि अभी तक उतना ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या तो लोग अभी तक उसके तरफ जा रहे हैं, बट उसका कॉस्ट वाइज भी थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहा है टू यूज देम इनटू देयर ओन फार्म। लेकिन अगर हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि जलाने से दे आर ब्रिंगिंग कार्बन टू द सॉइल अगेन बाय जस्ट पैडी बर्निंग और समथिंग, बट उसकी वजह से हवा पोल्यूट हो रहा है, दैट इज सेकेंड थिंग। और अगर वो और उसके वजह से वो ज्यादा कार्बन को फिक्स भी नहीं कर पा रहे जमीन पे, क्योंकि वो पूरा जल जा रहा है, वो ऐश फॉर्म में जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये काफी सिंपल फॉर्म में नॉलेज अगर लेके जाए, मुझे लगता है कि फार्मिंग में थोड़ा गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करना चाहिए टू ब्रिंग दिस इंफॉर्मेशन और सॉइल रेमिडिएशन। तो शायद कुछ सब्सिडी है, आज हर चीजों पे सब्सिडी मिल रहा है, यूरिया पे मिल रहा है, सब पे मिल रहा है, तो शायद बायोचार पे भी सब्सिडी मिल जाए तो फार्मर आगे होके भी अपना यूज करेंगे। एंड वन सक्सेस स्टोरी इन अ विलेज विल वो दूसरे को मोटिवेट करेंगे कि ऐसा करना है फार्मिंग का। तो आपने ठीक कहा है। एक्चुअली द रिजल्ट्स विल स्पीक। ये जो रेवोल्यूशन है इसमें कोई इंटेंशनली इसमें आने की जरूरत नहीं है, मतलब विथ अदर थिंग्स इन माइंड, बिकॉज इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है, पूरा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और रिजल्ट के हिसाब मतलब इवन माई भी देखा 5 गुना, मतलब 5 टाइम्स, दैट इज 500 टाइम्स प्रोडक्शन से 300 टाइम्स प्रोडक्शन तक मैंने देखा, कंट्रोल से भी मिनिमम, अभी भी रिसेंट फिलहाल ट्रायल्स में भी। तो आई थिंक ये रिजल्ट्स जब एक गांव में दूसरा गांव में वो गांव में इधर इधर होता है तो ये किसान 100 किसानों को प्रभावित कर सकता। और आज के ये जो कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी है, वो व्हाट्सएप ग्रुप होने दो, वीडियो होने दो, हम चर्चा करना चाहिए और ज्यादा करना चाहिए इसको, क्योंकि इसका कुछ गुण है तो बोलो, नेगेटिव गुण है तो दुनिया को पता चलने दो हम गलत काम कर रहे हैं, गलत रास्ते में हैं। अगर अच्छे गुण है तो भी बोलो, ये भी बोलते रहो ताकि हम सीधा रास्ते में जाए। तो ही कोई भी नेगेटिवली हम इसको बायोचार को इस्तेमाल ना करें या एक्सेस में इस्तेमाल करके भी प्रोडक्शन कम ना करें, ये भी एक रीजन है। जैसा ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ है, हमने मात्रा बढ़ाते बढ़ाते गए, सोच रहे थे कि ज्यादा यूरिया डालने से ज्यादा खेती हो जाएगा बोल के, तो पूरा अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो अभी हमने को ये जो रूल्स है अभी, नहीं तो जो प्रैक्टिसेस है बायोचार में, ये पूरा आई थिंक हर एक को अच्छी तरह से समझाना चाहिए। और स्पेशली जो बायोचार बेचने में बैठे हैं उन लोग बायोचार को कलुषित ना करे, उन लोग अपना प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करे पैसा कमाने के चक्कर में। और कोई भी किसान को ऐसा सुझाव ना दे कि उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिक्री हो जाए लेकिन किसान का खेत कुछ भी हो जाए, ऐसा कभी ना हो। और भूमि की ओर से मैं भी सोच रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे कुछ ट्रायल्स इंडिया में सोच रहे होंगे, तो कितना बड़ा स्केल में सोच रहे हैं, कितना किसानों के साथ कितने गांव में आप ऐसा
फील्ड ट्रायल्स करना चाह रहे हैं, ताकि फ्रॉम फील्ड टू फील्ड लर्निंग जो बोलते हैं ये हो जाएगा। और जो अपना अभी जो रेवोल्यूशन चल रहा है, ब्लैक रेवोल्यूशन, ये आगे बढ़ता जाए। अभी हम यहाँ पे एक जामनगर स्थित एक जगह है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे खेती है और खेती को सपोर्टेड छोटे छोटे बिजनेस है, मिल्किंग है और कुछ मुर्गी है, गाय है, भैंस है। तो ये सप्लीमेंट्री है एक दूसरे को, और हमें वो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग है, क्योंकि हम लोग सिर्फ फार्मिंग नहीं करते, हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपनी करते हैं। तो अभी एक छोटा सा हमने इनिशिएटिव लिया है बाय एनहांस विद द म्युनिसिपल लोकल कॉर्पोरेशंस, लोकल गवर्नमेंट, जो भी तालुका तहसीलदार है। तो एक तालुका बेस्ड अभी ये सिर्फ TRL1 TRL मुझे आइडियाज है और उसके ऊपर काम चल रहा है। उसमें ये है कि जितना भी फार्म से जो पैडी स्टेबल है, जो एनिमल से वेस्ट होता है, ये सब कुछ चीजें जमा कर से उसका बायो एनर्जी बनाना है। और उसका जो तहसील में जितना भी या तो गांव में जितना भी फार्मर्स है, उसका मैं प्रोड्यूस करके उसको यूज करना है। इनिशियल स्टेज मुझे लगता है कि हम लोग उसको कुछ कॉस्ट बेनिफिट नहीं देखेंगे, बट उसका प्रोडक्ट बेनिफिट देखेंगे कितना वो अप्लाई हो रहा है। तो अभी हम लोग एक छोटा गांव या तो तालुका को एडॉप्ट करके उसमें काम वो एक टेक्नोलॉजी या तो आइडियोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं जो रोल मॉडल हो बाकी सबके लिए। तो हम लोग वहाँ पे अपना नॉलेज, अपना एफर्ट्स और शायद गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी हेल्प है उसको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो जैसे कि यूरिया है, फॉर एग्जाम्पल, यूरिया को प्रमोट किया, एक नॉर्मल अपने यूरिन से उन्होंने यूरिया का एलिमेंट निकाला और वो यूज किया। हम अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे ये खेतों में सब लेके जाते थे, फिर उन्होंने क्या प्रोविजन किया कि ये तो गंदा है, ये तो आप फार्म को ये कर रहे हो, यू डोंट डू दैट। तो उन्होंने वो बना किया, हमारा यूरिया खरीदो करके। हाँ, अब अगर ये टाइप पे मैं फार्मिंग सोच रहा हूं तो मैं मेरे घर से कुछ बाहर नहीं फेंकूंगा, क्योंकि उस टाइम पे भी हमने वेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास। हमारे यहाँ पे वेस्ट जनरेट ही नहीं होता था, क्योंकि हम लोग इंटरनली सब यूज करते थे, इंक्लूडिंग बायो ऐश, बायोचार, हीटिंग वाटर, एवरीथिंग। अभी क्या हो गया है, ये फॉरेन पार्टिकल्स जो मैनमेड इश्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसका रीयूज नहीं हो रहा है, कन्वर्ट भी नहीं हो रहा है। तो पहले जमाने में अगर मैं सोचता हूँ कि मेरा घर कैसा होना चाहिए कि सोलर सेल से लाइट आना चाहिए, जो घर का मेरा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सोलर लाइट है जिसको हम लोग यूज ही नहीं कर पा रहे, या तो फिर हम लोग उसका अभी भी गवर्नमेंट ने 60% सब्सिडी दिया, 80% सब्सिडी दिया, 100% सब्सिडी दिया, तब लोगों ने उनकी तरफ देखना चालू किया। सोलर सेल 1950 से लोग बात कर रहे हैं, 1980s में तो सोलर का कुकर भी बेच रहे थे गवर्नमेंट, लेकिन लोगों ने ज्यादा उसको ये नहीं दिया। सोलर सेल से मेरा लाइट आ रहा है तो मेरा बाहर का लाइट कम हो गया, मेरा गवर्नमेंट के जो डिपेंडेंसी है वो कम हो गया। उसके बाद मेरे घर में जितना भी वेस्ट वाटर, जितना भी ये हो रहा है, मेरे घर में जितने एनिमल्स हैं उसका जितना भी वेस्ट है उसको जनरेट करके मैं खुद को बायोगैस बना सकता हूँ। वो उससे बायोगैस खत्म होता है तो मैं उसको ट्रीट करके उसको वापस खेतों में ला सकता हूँ, इन विद बायोचार और इन कंपोजिशन विद बायोचार, और प्लेनली एज इट इज हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो ये सर्कल है वो पूरा हो जाएगा। उसके वजह से मैं 3 चीजें ये कर सकता हूँ, मेरा वाटर रिसोर्सेस इंटैक्ट रहेगा जो मैं खराब नहीं कर रहा हूँ। अभी सब जो वेस्ट जो जा रहा है वो वाटर में जा रहा है, आप ट्रीट करो विदाउट ट्रीट करो, क्योंकि हमें बताया जाता है कि ट्रीट किया गया है, बट रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी उसको ट्रीट नहीं किया जाता है, उसको रिसोर्स को पॉइंट छोड़ दिया जाता है। ग्राउंड ऐसे भी खराब हो रहा है बाय अप्लाइंग दिस थिंग। तो ये सब चीजों को मैंने, ये जो रोड मॉडल अभी हम लोग सोच रहे थे, यही कंडीशन में सोच रहे थे कि मैं कुछ लूंगा नहीं, मैं कुछ दूंगा नहीं, आई विल नॉट टेक एनीथिंग, आई विल नॉट गिव एनीथिंग, सो एवरीथिंग विल यूटिलाइज विद इन द वो जो सेम कॉन्सेप्ट है, not to generate anyways, because whatever generate we can recycle, reuse, reform in another form. एक सिंपल कपड़ा हमारे पास अगर निकल जाता था, हम उसको पोछा बना के उसको, उसका लाइफ साइकिल जो है इतना बढ़ा देते थे कि उसमें वेस्ट जनरेट नहीं होता। यूरोपियन कंट्रीज में वो प्रॉब्लम है कि मेरा टेस्ट में टेयर हो गया, विल जस्ट डंप इट इन समवेयर, एंड उनका फिर प्रोसेसिंग का इशू रहता है। यहाँ पे फर्नीचर है, जैसे हमारे यहाँ पे फर्नीचर है, उसको तोड़ के मोड़ के हम लोग उसको जोड़ के वापस चलाते थे। यहाँ पे मेरा घर अगर चेंज होता है तो मैं पूरा फर्नीचर फेंक देता हूँ, आई विल ब्रिंग न्यू फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस।
इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका जो लकड़ी का कंजप्शन हो रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट उसका जो कचरा हो रहा है लकड़ी का, वो भी अलग अलग आ रहा है। A1 A2 A3 फॉर्म में उसका लकड़ी आ रहा है। तो उसका ट्रीट करने का उनको अलग चैलेंजेस है। जो भारत में वो चैलेंजेस थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है या तो लिमिटेड है। लोग अभी भी रिसाइकल पे बहुत बिलीव करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं अपने डेली लाइफ में। और हम लोग जुगाड़ जो एक वर्ड है, वो हम लोग वी आर एक्सपर्टाइज्ड इन दिस वन। तो हम लोग एक से दूसरा चीज बनाना ऑलरेडी जानते हैं। वी हैव ऑलरेडी दैट माइंड सेट ऑफ एक्सेप्टेंस। सो वी हैव टू जस्ट ट्रिगर दिस माइंड सेट इन द राइट वे टू यूटिलाइज दैम। सो फिलोसॉफिकली भी अगर जाएंगे, कॉस्ट वाइज तो है, कॉस्ट वाइज एक्सेप्टेंस थोड़ा सा ये रहेगा। इनिशियली टू स्टैंड अप, गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है। वंस वी स्टैंड अप ऑन आवर ओन फीट टू यूज दिस बायोचार इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, देन द स्काई इज द लिमिट। आपने सही कहा, जैसा राइट फ्रॉम द रिफ्यूज से बिगिन होता है। मिनिमलिस्ट जो बोलते हैं उसमें रिफ्यूज करना ही, नॉट यूजिंग एट ऑल, भाई आई नीड टू यूज जो बोलते हैं ना, जैसा नया शर्ट का पिन खरीदना है, आई डोंट वांट, ऑलरेडी हैव ए कपल ऑफ शर्ट्स सो आई डोंट वांट। तो देन रिड्यूस भी एक है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में रिफर्बिश एंड रिपेयर, ये जो चीज आपने जिक्र किया वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन रीयूज एंड रिसाइकिल। तो ऐसा बहुत सारे आर्स है अपना जिंदगी में अडॉप्ट करने के लिए। आई थिंक ऐसा करने से डेफिनेटली सस्टेनेबल वर्ल्ड बनेगा। इट इज नॉट दैट यू डोंट हैव एनफ टू बाई, बट इट इज अबाउट योर ओन वैल्यूज, why I should buy and what are the consequences of my behavior to my practices and my being and all that. So the footprint जो बोलते हैं हम, जो कार्बन फुटप्रिंट है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, इवन वाटर का भी फुटप्रिंट है, तो बहुत सारे फुटप्रिंट है ग्लोबली। तो ये इतना सारा फुटप्रिंट हम करके अगर फ्यूचर जनरेशंस एनालाइज किया, हर एक व्यक्ति का आजकल तो डेटा है हर जगह, आवर बिहेवियर और पैटर्न सब कुछ, ओके माय ग्रैंडफादर लिव्ड लाइक दैट, अगर बोल के कोई बच्चा बोलता है, देन डेफिनेटली वी शुड बी आंसरेबल इवन फॉर दैट, फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। तो एक्नॉलेजिंग दैट, आई थिंक अभी हम जो ये जो बायोचार का होने दो या whatever the future adaptations and applications, हर एक में भी आपने अभी जो फिलोसफी बोला है, the way one should be like, हम इसको अडॉप्ट करना जरूरी है। and as a movement we should strive and bring a common sense नहीं है बोल के नहीं, दुनिया में बहुत है कॉमन सेंस, लेकिन प्रैक्टिस करने में वो कॉमन सेंस नहीं है। तो वो सेंस एट प्रैक्टिसिंग लेवल लाना चाहिए अपने को, तो जरूर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कॉमन सेंस इज कनेक्टेड विद द इनकम। व्हाट्स योर इनकम इज हाई, द कॉमन सेंस गोज डाउन, एंड व्हेन योर कॉमन सेंस इज हाई, द इनकम इज नॉट दैट गुड। बिकॉज हमारे बचपन में, जब मैं 77 बॉर्न हूँ, तब हम लोग नीम का दातुन से करते थे, या तो गांव में फाइन वो पाउडर बनते थे कोयले से, उसके वजह से ये करते थे। तो बाद में ये बड़ा इंडस्ट्री जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो आया, उन्होंने बोला अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग तो पागल हो, ये ऐसा तो नहीं करते, उससे दांत खराब हो सकते हैं, यूज आवर प्रोडक्ट। सो वी स्टार्टेड यूजिंग देयर प्रोडक्ट। अभी वहां पे कॉस्ट जहां पे हमारा कम था, ठीक है ना, लेकिन हमने हमारा स्टैंडर्ड क्या किया कि ये कंपनी बोल रहा है, तो हमने हमारा इंफॉर्मेशन छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। वहां पे कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मुझे दैट बिकम्स द स्टैंडर्ड कि ये यूज करना है, मैंने योर गुड इनकम है। अभी गांव में जहां पे इनकम सोर्स नहीं है, वहां पे भी लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। ओके, जस्ट उनको हैमर किया गया कि इसके दांत खराब होते हैं। कट टू नाउ आफ्टर 22, अभी रिसेंटली, अभी 5-7 साल पहले, दे आर प्रमोटिंग टू यूज नीम इन योर टूथपेस्ट, यूज चारकोल इन योर टूथपेस्ट बिकॉज इट इज हेल्दी फॉर द टीथ। तो हमने 20 साल पहले वही कर रहा था। तो 20 साल का जो बड़ा नॉलेज का गैप था टू इन्फ्लुएंस द माइंडसेट और द ब्रेन, ओके, एंड देन they challenge their common sense, they destroy their common sense, and they now again they are selling the same product to us with our same knowledge which we forgot 20 years before.
तो मुझे लगता है कि अभी लगता है एडल्ट्स आर द मोस्ट स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, क्योंकि जो एजुकेशन है, अभी अपना भी एजुकेशन है, आई थिंक अभी आपसे मैं डिस्कशन करने से पहले एक वीडियो बना रहा था, हाउ टू ब्रिंग दिस प्रैक्टिकल थिंग्स इन स्कूल एजुकेशन, सो टीचिंग ऑल दिस ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड स्पेशली मिनिमलिस्ट अप्रोच होने दो, या अपना फुटप्रिंट्स होने दो, या नेचर बेस्ड अडॉप्टेशंस होने दो, या एको सिस्टम बेस्ड अडॉप्टेशन होने दो। तो ऐसा बहुत सारे चीज हम अपना पढ़ाई में बच्चों को हम प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं अभी भी। एंड लेकिन अभी अपना एजुकेशन सिस्टम में ये जो प्रैक्टिकल सिखाना कम हो गया, थियरी ज्यादा हो गया, and we are preparing them to become citizens into the future, but without this kind of consciousness. So उसके लिए ये प्रिपरेशन की बहुत जरूरी है। जैसा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस भी एक बहुत बड़ा इशू है आजकल, इवन क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइफस्टाइल बोलो, इवन क्लाइमेट एग्रीकल्चर में बोले तो स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोलो, तो ऐसा बहुत सारे विषय है अपने को। तो समवेयर आई थिंक आवर एजुकेशन सिस्टम और इवन द टीचर्स आर नॉट इन ए पोजिशन टू प्रिपेयर दीज यंगर जनरेशंस फॉर द फ्यूचर challenges or upcoming challenges. Even the present challenges they cannot address with the current education system. तो मुझे लगता है अभी बड़े लोगों को एजुकेट करना एक है, उनको भूल जाओ, क्योंकि दैट्स व्हाई आई सेड दे आर द स्पॉइल्ड किड्स ग्रोन अप, क्योंकि जब दिमाग है तो एडल्ट बोलते एटलीस्ट, इनका वो कॉमन सेंस ही नहीं है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आई कांट इवन कंसिडर देम एज द मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग्स। तो उनको छोड़ो, एटलीस्ट अभी यंगर जनरेशंस को डेफिनेटली हम इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। उसके लिए भी स्पेशली इन द बायोचार सेक्टर में अभी जो अपना काम कर रहे, फिलहाल मैंने 180 स्कूल्स में 180 टीचर्स को ये बायोचार का ट्रेनिंग दिया है, हाउ दे कैन रन स्मॉल फील्ड ट्रायल्स इन देयर रेस्पेक्टिव स्कूल्स। ये तो बायोचार इंक्लूडिंग टूथ पाउडर, बायोचार टूथ पाउडर बनाओ, बायोचार डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाओ, इवन उनका सोप पिट्स होने दो, उनका यूरिनल्स मैनेज करने में भी एक ऐसा यूज करो, और उसका फिर कैसा खेती में डालो। ऐसा बहुत सारे विषय मैंने पढ़ाया एंड टीचर्स गॉट इट। तो उनको बोलने वाला चाहिए, एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर सेंसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। इवन रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट गया था मैं, वहाँ का कलेक्टर से भी ये बायोचार के विषय पे बात कर रहा था। इवन ही एक्सेप्टेड एंड अग्रीड वेयर इट कैन गो इन डिफरेंट एप्लीकेशंस, बिकॉज दे आर हैविंग अपना खुद का एक चूल्हा है, उधर से कोयला निकलता है, तो उन लोग अडॉप्ट कर सकते हैं ना। तो आई थिंक पैरेलली आप भी भूमि के तौर से आप जो काम कर रहे हैं, उधर भी बच्चों का एक कंपोनेंट रख देने से अच्छा है बोल के लग रहे हैं, ताकि हम ये पूरा वैल्यूज उनको सिखाए, और उससे एटलीस्ट अपने को एक संतुष्टि बोलते हैं ना एट द एंड, वो रहेगा कि हमने एटलीस्ट 5 पीढ़ियों के लिए कुछ हमने दे रहा है बच्चों की तरफ से। At least they can impact 150 years minimum, because their knowledge get transferred to other generations also. Yeah. सही सर, मी फॉर्मेशन का रीजन ही वही था कि हमको बिजनेस करना ही हमारा एम नहीं है। हमारा यह है कि हमारे भूमि के लिए हमको कुछ करना है। तो जैसे कि यहाँ पे यूरोप पे बच्चों को जब वो 3rd स्टैंडर्ड में खीटा कहते हैं यहाँ पे, तो उस टाइम से उनको सिखाया जाता है कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट, हाउ टू ट्रीट, मतलब जैसे कि रास्ता क्रॉस कैसे करना है। दैट लेसन्स उनको जमीन में जाके उनको फ्रूट फल सब दिखाते हैं, एक्चुअल जमीन में जाके, वो इस पे नहीं दिखाते या तो फिर वीडियोस में नहीं दिखाते। दे ब्रिंग देम टू द फार्म कि सॉइल क्या है, फ्रूट क्या है, फल क्या है, रूट क्या है। तो उनका जो मेंटल सेटअप है, और आपने सही कहा कि जब वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं उनका ब्रेन काफी शार्प और एक्टिव होता है, और रिसेप्टिव एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप उनको बताओ, दे विल थिंक इन डिफरेंट डायमेंशंस।
और एक जो रोटन ब्रेन है या तो फिर सेट ब्रेन है, उनको एक ही यूनिट डायरेक्शन नहीं पता है। आप उनको कितना भी समझाओ, दे विल नॉट ऑन अ रिसेप्टिव मोड, वो कभी भी एक्सेप्टेंस मोड में नहीं होते। लेकिन किड्स दे आर वेरी मच इनटू इट। यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग रास्ता क्रॉस करते हुए पिताजी को रोक लेते हैं, नहीं, दैट इज रेट। और हमको बोला गया है कि वहाँ के पुलिस आए थे जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, उन्होंने हमको बताया कि रास्ता क्रॉस नहीं करना, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी फास्ट नहीं चलाना है, रास्ते के लेफ्ट से चलना है। मैंने ये अगर 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा अगर किसी को समझा रहा है, 3 साल का बच्चा, तो दैट इज समथिंग दे स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दैट एज एंड विथ वो जाके आगे ये पर्कुलेट करेगा और पूरा थ्रू आउट लाइफ वो उसको फॉलो करेगा, और उसके वजह से 4 लोग और इन्फ्लुएंस होंगे और 10 लोग इन्फ्लुएंस होंगे। सो आपने सही कहा कि नॉलेज को रूट में ही डालना चाहिए, तो वो फ्लो जो आएगा उसके बाद दैट इज मोर मुझे स्वीट और बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। बड़े को इंफॉर्मेशन दे के शायद वो बोलेगा हाँ ठीक है, आई नो दिस रूट बट आई स्टिल क्रॉस द रोड विद द रेड लाइट। तो मुझे लगता है कि भूमि का वो भी कॉन्सेप्ट है। और आपने एक अच्छी बात कही, ये सब नॉलेज जब हमने एक गवर्नमेंट को पैरेलल एक एंटिटी बना रहे हैं जो गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस करे, या तो ईबीसी जैसा, तो उसमें ये भी एक हॉरिजॉन्टल आ सकता है जिसमें हम लोग एजुकेशन या तो हाउ टू ट्रांसफर दिस नॉलेज टू द डिफरेंट सेक्टर्स, इंक्लूडिंग फार्मर, इंक्लूडिंग टेक्नोक्रेट्स, इंक्लूडिंग स्कूल्स, इंक्लूडिंग किड्स। मैंने स्कूल में भी टीचर है, किड्स है, बट छोटा छोटा कोर्सेज, छोटा छोटा वीडियोस या तो छोटा छोटा ट्रायल्स। अभी आप जितने भी स्कूल से कनेक्टेड है, आई प्रपोज यू वंस, जो छोटे बच्चे हैं, आस्क देयर टीचर टू मेक उसको एग्रो फार्मिंग, एग्रो टूरिज्म, स्मॉल एग्रो टूरिज्म इन द लोकल विलेजेस, तो वो भी काफी इम्पैक्टफुल हो सकता है, राइट। और उसमें से शायद कोई उसमें से एक ही आगे जाके कोई और बड़ा फार्मर क्या बोले उसको रिवोल्यूशनरी बन जाए बिकॉज ऑफ दिस थॉट प्रोसेस, वी नेवर नो। करेक्ट बोला है। भूमि का मकसद भी अभी वो नाम ही ऐसे है, भूमि। मैं मिट्टी, मैं माटी, मैं ऐसा बोलता हूँ। तो मिट्टी माटी दोनों एक ही है। हम भी अर्थ बोलते या अर्थ बोलते, सॉइल बोलते, दोनों का नाम भी वही है एक्चुअली। तो आपका जो मकसद है, विजन है, बहुत बड़ा है। और आज आपसे बात करके भी मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। और आपका इंसाइट्स है, आपका विजन है, आपका उम्र है, और आपका विजन के मुताबिक डेफिनेटली आप बहुत बड़ा स्केल पे एक कार्यक्रम करेंगे। इंडिया में नहीं बल्कि बाकी देशों में भी आप जरूर करेंगे। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका इनिशिएटिव्स के लिए, आपके लिए और डॉक्टर योगिता के लिए भी। वो भी बहुत नॉलेजेबल है इस सेक्टर में, एंड शी इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी जिसका बहुत कमिटमेंट भी है। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप जैसे लोगों का जैसे लाइट हाउस है उसका भी जरूरत है, क्योंकि अगर हम लोग समुद्र में है तो हमको दिशा मार्गदर्शक भी बहुत जरूरी है। आपका ग्राउंड नॉलेज और आपका इतना सालों का एक्सपीरियंस हमें सही में सही दिशा में लेके जाएगा। तो आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ आप रहिए एज अ मार्गदर्शक, हमेशा आप मेरे लिए बहुत गाइडिंग फोर्स रहेंगे। जरूर हम रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।